हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। अगर आप भी EMRS, KVS, NVS या टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और स्पेशली PGT केमिस्ट्री के लिए, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को लाइटली लेना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये चैप्टर दिखने में सिंपल लगता है, बट टीयर 2 एग्जाम में इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल और ट्रिकी MCQs पूछे जाते हैं। क्वांटम नंबर का एक छोटा सा कंफ्यूजन, N+L रूल का एक रॉन्ग कंपैरिजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का एक स्मॉल कैलकुलेशन एरर आपका 1 से 2 नंबर इजीली लॉस करवा सकता है। और PGT लेवल पर 1 नंबर का डिफरेंस आपका सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट डिसाइड करता है। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टारगेटेड हाई प्रोबेबिलिटी MCQs जो स्पेशली डिजाइन है EMRS के लिए, KVS के लिए, NVS के लिए या टेट के लिए। सो स्टे फोकस्ड, नोटबुक रेडी रखो और चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलेक्शन ओरिएंटेड MCQs डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। इसमें क्या रखा है, द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 इज x, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम+3 इज। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इसमें गिवन है कि आपको Li+2 के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस गिवन है, वो क्या है मेरे पास में x है। और अब वो करना क्या है कि बेरिलियम+3 के लिए इसके थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि Li+2 के लिए सेकंड ऑर्बिट की आपको रेडियस गिवन है जो कि मेरी x है, और बेरिलियम+3 के थर्ड ऑर्बिट की आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब अपन सोल्व करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो ध्यान से भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा, ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर। जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर बेस्ड है। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आपको पता होगा कि जो रेडियस की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है A0n² डिवाइड बाय में z। इतना आपको पता होगा। जहां पे मेरा n क्या होता है, n होता है ऑर्बिट नंबर। क्या होता है, ऑर्बिट नंबर। और z क्या होता है, z होता है मेरा एटॉमिक नंबर। z क्या है, एटॉमिक नंबर है। और A0 क्या होती है, A0 होती है मेरे पास में बोर रेडियस। इतनी चीज समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, एन को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर तो बोलते हैं, साथ में इसको अपन शेल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेरा एन क्या होता है, एन मेरा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। इतनी चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ये जो वाला फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। और इसका मतलब ये है कि ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस पे आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आप हर किसी पे अप्लाई नहीं करोगे, ध्यान रखना। किसके लिए अप्लाई करोगे, उसी के लिए जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये वाला फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या था कि मेरे पास में Li+2 था। देखो Li+2 है ना, Li+2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब Li+2 के अंदर आपको दिया क्या है कि जो सेकंड ऑर्बिट था, मतलब कि n की वैल्यू कितनी है, 2। सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस थी ना, वो कितनी गिवन है, x गिवन है। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखो कि Li+2 के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अगर आप Z की बात करते हो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 3। कितना एटॉमिक नंबर इसका, 3 है। अगर आप लिथियम+2 के लिए सेकंड ऑर्बिट की अगर रेडियस निकालने जाओगे तो वो किसकी इक्वल होगी भी, r विल बी इक्वल टू A0। यहाँ पे फॉर्मूला क्या कह रहा है, n का स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। डिवाइड बाय में z मेरा कितना है, 3। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 4A0 डिवाइड बाय में 3। मतलब ये है कि फॉर लिथियम एटम जो सेकंड ऑर्बिट था, उसकी रेडियस कितनी निकल के आई आपको, उसकी रेडियस कितनी निकल के आई है, 4A0 डिवाइड बाई में 3। और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन कितनी है, ये मेरा किसके इक्वल था, x के इक्वल आपको गिवन है। तो ये जो मेरा पहली इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी x विल बी इक्वल टू 4A0 डिवाइड बाई में 3। तो ये मेरा किसके लिए आ गया है, ये आ गया लिथियम+2 के लिए। अब देखो ध्यान से, अब आपको सोल्व करनी है फॉर बेरिलियम+3। बेरिलियम+3 कि बेरिलियम+3 के लिए थर्ड ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड ऑर्बिट मतलब कि n की वैल्यू कितनी है, 3। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। अगर आपको बेरिलियम के लिए
थर्ड ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, r विल बी इक्वल टू ए नोट इनटू में n का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 डिवाइड बाय में एटॉमिक नंबर, और मेरा एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या बन गई सेकंड, ये इक्वेशन नंबर क्या मेरी 1। तो ऊपर वाली इक्वेशन किसके लिए है फॉर Li+2, नीचे वाली इक्वेशन किसके लिए है फॉर बेरिलियम+3। अब आपको ये वाली वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है फॉर बेरिलियम+3। आई बात समझ में, तो अब आप करोगे क्या, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब आपको कुछ नहीं करना, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो भाई, अब आप यहाँ पे करोगे ऑन डिवाइडिंग, इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, मतलब ये है कि आप इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हो किससे 1 से, तो देखो होगा क्या, इक्वेशन नंबर 2 तो मेरी है r इज इक्वल टू a नोट इंटू में 9 डिवाइड बाय में 4, डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या है x इज इक्वल टू 4 a नोट डिवाइड बाय में 3। अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा r डिवाइड बाय में x, ठीक है, इज इक्वल टू ए नोट से मेरा ए नोट क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या वो देखो ध्यान से, ये मेरा 3 क्या चला जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा 9 इंटू में 3, और ये क्या था 4, 4 इंटू में क्या है 4, तो r डिवाइड बाय में x विल बी इक्वल टू 9 इंटू 3 27 डिवाइड बाय में 16। तो अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू निकालना चाहोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा हमारे पास में r की वैल्यू निकल के आएगी 27 डिवाइड बाय में 16 इंटू में x, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगी कि बेरिलियम+3 के लिए थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकल के आ जाएगी, और मतलब ये है कि अपने क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा मेरे पास में इसका राइट आंसर रहेगा। तो जो बेरिलियम+3 है इसके थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी 27 डिवाइड बाय में 16 इंटू एक्स होगी, ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या था पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब देखो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि जो किसी भी ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है ए नोट एन स्क्वायर डिवाइड बाई में जेड। तो आप ये कह सकते हो कि जो मेरा आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जेड के। और इसी तरीके से जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है -13.6, यहाँ पे आता है जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई में एन का स्क्वायर, और ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर के। तो आपको यह ध्यान रखना है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है v विल बी इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला होता है मेरा जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अपसाइलन नोट एन एच। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ई 2 अपसाइलन नोट और एच ये सारे के सारे क्या है मेरे पास में कांस्टेंट है। तो आप मोटा मोटी कह सकते हो कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके एन के। तो आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं। पहला फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, और तीसरा फॉर्मूला ये रहा। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ एन स्क्वायर आएगा कहाँ पे जेड स्क्वायर आएगा। एक दो बार लिख के देख लेना आपको क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसा इस क्वेश्चन में आपको रेडियस पूछी गई है, तो क्या पता किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एनर्जी पूछ ले या फिर वेलोसिटी के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले क्या करने हैं याद करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कह रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ ए 4 क्वांटम नंबर। आपको यहाँ पे क्वांटम नंबर के 4 सेट दे रखे हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों सेट में से कौन सा सेट मेरा करेक्ट है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए मेरे क्वांटम नंबर्स होते क्या है और इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले ध्यान देना कि जो मेरे पास में क्वांटम नंबर होते हैं इनका काम क्या होते हैं। इनका काम होता है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना इसकी लोकेशन को बताना। क्वांटम नंबर क्या काम आते हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी लोकेशन के बारे में बताते हैं। और ये क्वांटम नंबर होते क्या है, क्वांटम नंबर कुछ नहीं होते, 4 नंबर होते हैं। और जो पहला क्वांटम नंबर मेरा क्या होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको अपन डिनोट करते हैं एन से। दूसरा क्वांटम नंबर वो होता है मेरे पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जिसको अपन डिनोट करते हैं एल से। थर्ड क्वांटम नंबर मेरा निकल के आता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं एम से। और फोर्थ मेरा क्वांटम नंबर होता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं एस से। अब इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तो इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन।
अगर अपन बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की, तो इसकी वैल्यू होती है n-1। इसका मतलब ये है कि जो l की वैल्यू है ना हमेशा n से क्या होगी, छोटी होगी। उसके बाद में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है l पे और इसकी वैल्यू होती है -L2 + L। और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दो पॉसिबल होती है, या तो +½ या फिर मेरे पास में क्या होती है, -½ इसकी वैल्यू होती है। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो कि आपने ना n की वैल्यू 3 ले ली है, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपने 3 ली है, तो यहाँ पे मेरे पास में l, m और s की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उनको देखेंगे एक बार ध्यान से सुना। अगर मेरे पास में n की वैल्यू 3 है तो मेरा l क्या होगा, l होगा सर n-1। n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3-1 मतलब कि 2। अब l की वैल्यू 2 तो आ गई, आपको करना क्या, आपको इसके अलावा क्या करना है, जो जो भी वैल्यू आती है ना उसमें से एक एक माइनस करते जाओ और आपको तब तक माइनस करना है जब तक 0 ना आ जाए। तो n3 के लिए मेरे पास में जो पॉसिबल वैल्यू होगी किसकी, l की, वो होगी 2, 1 एंड 0। n3 के लिए l की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2, 1 एंड 0। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन निकालते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। और मैंने कहा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है किस पे, l पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे l की 3 पॉसिबल वैल्यूज है, तो यहाँ पे 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, जब आप l की वैल्यू लेके चलते हो क्या, 2। अगर आपने l की वैल्यू 2 ली है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, -L2 + L, मतलब कि -22 + 2 होगा। और इसके बीच में -2 और +2 के बीच में जो भी वैल्यूज आती है उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि L = 2 के लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2, -1, 0, +1 एंड +2। होप आपको ये चीज समझ में आ गई हुई। दूसरा केस आपने लिया कि अगर आपने L की वैल्यू 1 मान ली है तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी -L2 + L, मतलब कि -12 + 1। मैंने कहा था जब भी वैल्यूज आती है तो आपको इनके बीच की वैल्यूज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो m की वैल्यू क्या होगी, -1, 0 एंड +1। थर्ड केस मेरा ये है कि जब आप l की वैल्यू 0 लेके चलती हो तो m की वैल्यू क्या होगी, -L2 + L, मतलब कि ये 0 ही बन के आएगी। तो ये हमारे पास में ml की वैल्यूज पॉसिबल है फॉर l, 2, 1 एंड 0। इसी तरीके से मेरा जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल होती है, +½ एंड -½ इसके अलावा आपको इनकी वैल्यूज नहीं मिलेगी। आई बात समझ में। तो ये मैंने आपको एक बार क्वांटम नंबर का थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को ये इस तरीके से सोल्व करेंगे कि जो अभी आपने जो पढ़े है ना, जिस सेट में अप्लाई हो गया ना, मतलब कि वही सेट मेरा क्या रहेगा, ये करेक्ट रहेगा, अदरवाइज वो क्या मेरा इनकरेक्ट है। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए कि मेरा सही है या फिर गलत है। तो इसको अपन डिटेल के अंदर देखेंगे, ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर ए के अंदर n की वैल्यू कितनी गिवन है, n की वैल्यू गिवन है 3। अगर मेरे पास में n3 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी थी, n-1, मतलब कि n-1 की वैल्यू निकल के आती थी 2। और मैंने कहा था आपको जब l की वैल्यू 2 आ गई है या फिर l की वैल्यू कोई भी आई तो आपको वहां पे रुकना नहीं है, आपको उसमें से एक एक माइनस करते जाना है और आपको तब तक माइनस करना है जब तक 0 ना आ जाए। तो फॉर n = 3 l की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है, 2 है, 1 है एंड 0 है, मतलब कि 2, 1, 0 में से कोई भी हो सकती है। इन्होंने कह रखा है n मेरा 3 है और l मेरा क्या है, 0 है। तो n मेरा 3 है और l मेरा क्या है, 0 है। तो दूसरी बात तो मेरी सही है। अब इन्होंने बोला कि अगर l मेरा 0 है तो ml कितना है, -1। तो ये चीज क्या हुई, गलत हो गई, क्योंकि आपको पता है कि जो m है वो डिपेंड करता है किस पे, l पे। और m की वैल्यू होती है -L2 + L, मतलब कि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी मेरे पास में, 0 होगी। तो ये सेट क्या मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि m l की वैल्यू -1 नहीं हो सकती फॉर l = 0। तो ये मेरा सेट क्या इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं अपन बी की। अगर आप बी को ध्यान से देखोगे तो बी के अंदर आपको n की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 है। अब बी के अंदर n की वैल्यू 4 गिवन है तो l की वैल्यू क्या होगी, n-1, मतलब कि 4 - 1, तो ये निकल के आएगा मेरा 3। और मैंने कहा था आपको 3 पे नहीं रुकना है, इसमें से एक माइनस करो तो 2 आएगा, फिर एक माइनस किया 1 आएगा, फिर क्या आएगा 0। तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, 3, 2, 1, 0। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू कितनी है, 3। तो n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 मेरे पास में हो सकती है। ये चीज तो सही है। अब देखो m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी, l पे डिपेंड करती थी। अगर मेरे पास में l की वैल्यू 3 है, जैसा इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो m की वैल्यू क्या क्या होगी, -32 + 3 होगी। मतलब ये कि -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। मतलब ये है कि ये इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है किसकी, m की, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जिन्होंने बोला कि फॉर l = 3,
m की वैल्यू कितनी है -2, तो ये रही -2, ये वाली वैल्यू क्या है सही है। अब इन्होंने कह रखा है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू है वो कितनी है -12, तो ये वैल्यू भी सही है क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू पॉसिबल होती है, +12 एंड -12। तो अगर आप ध्यान से देखिए इस सेट के अंदर चारों क्वांटम नंबर की मेरे पास में सही पॉसिबल वैल्यू है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी भी मेरा क्या रहेगा इनकरेक्ट रहेगा। आप इसको सोल्व करके देख सकते हो। तो मेरा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने इसको डिटेल में समझाया। अगर आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन आता है तो आप जल्दी से आंसर मार करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, बट मैंने उनके लिए डिटेल में बताया जिन्होंने अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, अगर आपको इतना भी आइडिया है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं से भी आता है आपके एग्जाम में, तो आप उसको इजिली सोल्व कर दोगे। अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओहो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और ये वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आपके एग्जाम में पूछने के भी चांसेस 200% है। तो मतलब ये है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको क्या रखा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। मतलब ये है कि आपको पूछ रखा है कि डी ऑर्बिटल के अंदर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए, जब भी आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए, तो आपको बोर वाला फॉर्मूला दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई में 2 पाई ये नहीं लगाना है। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे सर, आपको क्या करना है कि जब भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है, तो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है किस पे, एल पे। और मेरा एल क्या था, एल था एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है किसके, एल इंटू एल प्लस 1, इसका रहेगा अंडर रूट इंटू में एच डिवाइड बाई में 2 पाई। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एल की वैल्यू चाहिए। और एल की वैल्यू क्या होती है, अगर मेरे पास में एस ऑर्बिटल है तो इसके लिए एल की वैल्यू होती है 0, और P है तो इसके लिए 1 होती है, D है तो 2 है, F है तो 3 है। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है D ऑर्बिटल। अगर मेरे पास में D ऑर्बिटल है तो इसके लिए L की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ 2 पुट करना है। अब आपको पता चल गया कि D ऑर्बिटल के लिए मेरे पास में L की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। अब आपको कुछ करना ही नहीं, इस फॉर्मूले के अंदर आप L की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू निकल के क्या आएगी कि अंडर रूट L क्या है 2 इंटू में L प्लस 1, और L प्लस 1 मतलब कि 2 प्लस 1, और इनटू में h डिवाइड बाय में 2 पाई। तो देखो 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6, ये क्या रहेगा हमारे पास में अंडर रूट 6 इंटू में h डिवाइड बाय में 2 पाई। तो ये मेरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम रहेगा जब वो किसके अंदर है, d ऑर्बिटल के अंदर है, और इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट 6 इंटू में h डिवाइड बाय में 2 पाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। होप आपको ये चीज समझ में आ गई। आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है। जैसे एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी है 0 है, पी के लिए कितनी है 1 है, डी के लिए कितनी है 2 है, और एफ के लिए कितनी है 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि एस ऑर्बिटल के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो आपको मैंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है किस पे, एल पे, और एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है 0 है। अगर आप एल की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो आपको पता है कि ये जो पूरी पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है 0 होता है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, मेरा डी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, मतलब ये है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट गिवन है, और आपसे पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर अपन यहाँ तक की बात करते हैं, इस जगह की बात करते हैं, तो आपको पता है इस ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है ना वो क्या है, ऑपोजिट है। एक ऊपर की तरफ और एक क्या है मेरे पास में नीचे की तरफ है। तो यहाँ तक तो चीजें ठीक है, बट जैसे ही आप आगे जाते हो इस वाले केस में देखो, इस वाले ऑर्बिट के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है ना वो क्या है, सेम है। वो क्या है, सेम है। और अपने को पता है कि एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है ना वो क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखी है, इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो क्या आपने गलत दिखाई है।
अब ये बताया किसने था कि एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो इसको बताने वाला साइंटिस्ट का नाम था पॉली। क्या था? पॉली। तो पॉली ने बताया था कि कोई भी ऑर्बिट है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आपने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की है तो पॉली रूल को ओबे नहीं किया है, आपने पॉली रूल को फॉलो नहीं किया है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या, ये गलत कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं कि बाकी जो ऑप्शन है वो क्या कहते हैं। आउबो प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट। मतलब ये है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आएंगे, मतलब उनको अपन सबसे पहले क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्बिटल का कोई चक्कर नहीं है। अब ये n प्लस एल रूल क्या होता है? तो n प्लस एल रूल हमें ये बताता है कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होगी। जैसे आउबो प्रिंसिपल ये कहता था ना, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फील्ड फर्स्ट, कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को अपन पहले बढ़ते हैं। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे किस ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी हाइयर है? तो इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास में एक रूल आता है जिसको अपन बोलते हैं एन प्लस एल रूल। और एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है कि एन प्लस एल की वैल्यू अगर लोअर है, अगर कम है, तो उस ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी ना, ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, लोअर होगी। क्या होगी? लोअर होगी। अब मान के चलो कि किन्हीं दो ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई, तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है? तो उस टाइम पे हमारे पास में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो होता है एन। कौन होता है? एन। तो इस केस में अपन देखते हैं कि जिस ऑर्बिटल के केस में एन की वैल्यू लोअर है ना, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लोअर होगी। तो पहला तो अपन क्या चेक करते हैं, एन प्लस एल कलेक्टिवली चेक करते हैं। अगर एन प्लस एल की वैल्यू कम तो एनर्जी भी कम। अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तब अपन चेक करते हैं क्या, एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हमारे पास में कम होगी। तो आउबो प्रिंसिपल का पता लग गया, एन प्लस एल रूल का पता लग गया, पॉली का मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखो हमारे पास में हुंड्स रूल क्या होता है। ये कहता है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। इसका मतलब क्या है कि मानो कि अपने पास में क्या है, 3 ऑर्बिटल है और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कहा इसने कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। उसके बाद में चौथे इलेक्ट्रॉन में जाके क्या होगी, हमारे पास में पेयरिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हाफ फिल्ड होने चाहिए। उसके बाद में क्या होती है, पेयरिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद में क्या होती है, पेयरिंग स्टार्ट होती थी। हमारे पास में क्या था, हुंड्स रूल था। होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ गया, समझ में आ गया। अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला सवाल एनर्जी ऑर्डर पर है। हमें 4 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर गिवन है और उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाना है। किस में लगाना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाना है। तो ऐसे सवालों के लिए बस एक ही रूल याद रखिए जिसका नाम है एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल। और मैंने बताया था कि जो एन प्लस एल रूल के अंदर होता क्या है कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए एन प्लस एल की वैल्यू क्या है, लोअर है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लोअर होगी। आई बात समझ में? फिर मैंने कहा था अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उस केस में होता क्या है कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू लोअर है ना, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, हमारे पास में लोअर रहेगी। होप आपको चीज समझ में आ गई होगी ना, एनर्जी क्या रहेगी, लोअर रहेगी। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, सबकी n प्लस एल की वैल्यू निकाल लो। अगर आप पहले वाली इक्वेशन के अंदर देखोगे, n की वैल्यू कितनी है 4, एल की वैल्यू कितनी है 6, तो n प्लस एल कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। सेकंड वाले के अंदर कितना है, 5 है। थर्ड वाले के अंदर क्या है, 5 है। फोर्थ वाले के अंदर क्या है, हमारे पास में 4 है। तो देखो सबसे पहले n प्लस एल की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, ये वाली। तो जो 1 की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो 1 किसके अंदर है, इसके अंदर और इसके अंदर है। तो ये वाला कट कर दो और ये वाला मेरा कट हो गया। तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम होगी हमारे पास में जिसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम है। तो सबसे कम कौन सी है, 4। और 4 किसकी कोरस्पॉन्डिंग है, फोर्थ की कोरस्पॉन्डिंग है। तो फोर्थ वाली की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। पहले वाली की एनर्जी सबसे ज्यादा। इसमें फोर्थ की कम एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको सेकंड और थर्ड चेक करना पड़ेगा। इस केस में n प्लस एल की वैल्यू आ गई सेम। अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे किस वाले केस में n की वैल्यू कम है।
तो जिस केस में n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी क्या है हमारे पास में कम हो जाएगी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 है और यहाँ पे कितनी है 4 है। तो n की वैल्यू कम किस में है सेकंड वाले केस में, तो इसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी, मतलब थर्ड की एनर्जी क्या है ज्यादा है। तो थर्ड की एनर्जी किस में ज्यादा है इस वाले में ज्यादा है। तो मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपको कौन सा रूल लगाना है, आपको लगाना है n+l रूल लगाना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और ये मेरा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर से है और डी ब्रोगली वेवलेंथ पर बेस्ड है। सवाल कहता है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर लैम्डा एंड 2 लैम्डा रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विल बी। यानी एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल की आपको वेवलेंथ दी गई है और हमें उनकी वेलोसिटीज का क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो जो सबसे पहले गिवन है ना उसको लिखो, क्या दे रखा है आपको यहाँ पे लैम्डा सॉरी प्रोटॉन की वेवलेंथ गिवन है वो कितनी है लैम्डा। इसी तरीके से आपको अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ गिवन है वो कितनी है 2 लैम्डा। आपको निकालना क्या है, आपको रेशियो निकालना है किस किस का, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय में वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब कि आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये वाली वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब आपको डी ब्रोगली इक्वेशन का पता होगा। और डी ब्रोगली इक्वेशन हमारे पास में क्या होती है, ये होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय में एम वी। और आपको निकालनी क्या है, वेलोसिटी निकालनी है फॉर अल्फा पार्टिकल एंड फॉर प्रोटॉन। तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में एच डिवाइड बाय में एम इंटू में लैम्डा। ये मेरे पास में क्या बनेगा फॉर्मूला बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना कि जो मेरे पास में पहले देख लो अल्फा पार्टिकल होता क्या है। जो मेरा अल्फा पार्टिकल होता है ये क्या होता है, हीलियम का एटम होता है। क्या होता है, हीलियम का एटम होता है। और जो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो क्या होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। कि जो हमारे पास में मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसका क्या होता है 4 गुना होता है। होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अब देखो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, वीपी चाहिए, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। यहाँ पे क्या दे रखा है एच डिवाइड बाई में एम। एम किसका, मास किसका, प्रोटॉन का। तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ किसे, पी से। वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा किसकी, प्रोटॉन की। तो मेरे पास में वो कितनी गिवन है, वो मेरे पास में लैम्डा गिवन है। ये आपने रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, अब देखो अपन क्या निकालेंगे, वी अल्फा निकालेंगे। वी अल्फा मतलब कि वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है एच डिवाइड बाय में मास ऑफ किसका अल्फा पार्टिकल। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 4 टाइम ऑफ मास ऑफ ए प्रोटॉन। तो आप लिखोगे 4 टाइम मास ऑफ ए प्रोटॉन इनटू में वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ भाई, अल्फा पार्टिकल की। और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ कितनी है 2 लैम्डा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 लैम्डा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो आपको करना क्या था, इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर जो आपने वीपी निकाली है, वीपी को आपको वी अल्फा से क्या करना है डिवाइड करना है। तो आपका क्या आ जाएगा रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो वीपी को क्या करना है आपको वी अल्फा से डिवाइड करना है। तो वीपी की वैल्यू कितनी है, वीपी मेरा इक्वल है एच डिवाइड बाय में एम पी लैम्डा। ठीक है, और वी अल्फा क्या है, वी अल्फा मेरा है एच डिवाइड बाय में 4 एम पी 2 लैम्डा। आई बात समझ में। अब जरा ध्यान से देखना, एच से एच कैंसिल हो गया, एमपी से एमपी कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा। ये क्या जाएगा मेरा ऊपर जाएगा। तो वीपी डिवाइड बाय में वी अल्फा विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 क्या बनेगा 8। तो 8 मेरा जाएगा ऊपर और नीचे क्या रह जाएगा 1। तो वीपी डिवाइड बाय में वी अल्फा का रेशियो क्या निकल के आया मेरे पास में 8:1, मतलब 8 डिवाइड बाय में 1। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला क्या करना था, ध्यान रखना था। उसके बाद में सिंपल सा क्या था, मैथमेटिक्स था। अगर आपको ये चीजें पता है तो ये क्वेश्चन इजीली क्या होगा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको नंबर ऑफ रेडियल नोड के बारे में बताना है। और किसके अंदर बताना है, 3p ऑर्बिटल के अंदर बताना है। तो सबसे पहले तो एक बार देखो कि नोड क्या होता है। नोड किसी भी ऑर्बिटल के अंदर वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। या फिर ये बोलो कि नोड वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते उसको अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अब किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो नोड हमारे पास में दो तरीके के हो सकते हैं। पहला तो होता है रेडियल नोड। क्या होता है, रेडियल नोड। और रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। आई बात समझ में, जहां पे मेरा n क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब दूसरे तरह का नोड होता है, उसका नाम होता है एंगुलर नोड। क्या होता है, एंगुलर नोड। और एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला होता है l, कि एंगुलर नोड किसकी इक्वल होता है, ये l की वैल्यू के इक्वल होता है।
अब जरा ध्यान से देखना, आपको 3p के अंदर निकालना है क्या, रेडियल नोड निकालने हैं। तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे देखो 3p के अंदर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 3। अब मैं कहूँ l की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे आपको p ऑर्बिटल गिवन है और अपन ने पढ़ा था कि s p d। तो l की वैल्यू फॉर s 0 होती है, फॉर p 1 होती है और फॉर d 2 होती है। तो यहाँ पे मेरा p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब आपको निकालना है रेडियल नोड निकालना है, तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो n माइनस l माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 3, माइनस में l की वैल्यू कितनी है 1, माइनस में 1, तो 1 माइनस 1 2, तो 3 माइनस 2 क्या बनेगा हमारे पास में 1। मतलब ये है कि मेरा 3p के अंदर रेडियल नोड कितने हैं 1, कितने रहेंगे 1 रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या गया 3p के अंदर मेरा रेडियल नोड आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3p के अंदर हमारे पास में एंगुलर नोड कितने हैं, 3p के अंदर एंगुलर नोड कितने होते हैं हमारे पास में, l की इक्वल होता है। और आपने देखा है कि फॉर 3p l की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसके अंदर एंगुलर नोड कितने होंगे 1 होंगे। तो एक ही तो रेडियल नोड है और एक ही हमारे पास में क्या एंगुलर नोड है। तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 2 हो जाएंगे। टोटल नोड कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 2 हो जाएंगे, रेडियल नोड प्लस में एंगुलर नोड। आई बात समझ में। अब देखो अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास में एक 4d ऑर्बिटल है, क्या है 4d ऑर्बिटल है, तो इस 4d ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड कितने होंगे और एंगुलर नोड कितने होंगे। तो जब आपको रेडियल नोड फाइंड आउट करने या फिर एंगुलर नोड फाइंड आउट करने हैं तो आपको n और l की वैल्यू चाहिए। तो इस केस में अगर n की बात करते हो तो n की वैल्यू कितनी है 4 है, और यहाँ पे d ऑर्बिटल यूज में आया है, तो मतलब d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू मेरे पास में होती है 2। तो अगर आप रेडियल नोड की बात करते हो तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। तो n की वैल्यू तो 4 है, माइनस में l की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस में 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 3, और 4 माइनस 3 क्या बनेगा हमारे पास में 1 बच जाएगा। मतलब रेडियल नोड कितने इसके अंदर 1 है। अगर आप बात करते हो एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड मेरा इक्वल होता है किसके, l के, और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एंगुलर नोड कितने होंगे इसके अंदर 2 हो जाएंगे। अगर टोटल नोड्स पूछ ले तो एंगुलर प्लस में रेडियल, तो टोटल नोड कितने होंगे हमारे पास में 3। टोटल नोड कितने हो जाएंगे 3। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये वाला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो बोर मॉडल पे बेस्ड है, और इसमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग बोर मॉडल। मतलब ये है कि बोर मॉडल के कंटेक्स्ट में इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास में ये है, इट इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ स्टेशनरी स्टेट। तो ये वाली बात क्या है, सही है, क्योंकि बोर ने बताया था कि मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और इन फिक्स्ड ऑर्बिट को क्या बोला गया था, स्टेशनरी ऑर्बिट बोला गया था। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या रखा है, इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये बोर मॉडल की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। मतलब ये स्टेटमेंट मेरी क्या है सही है, और इसी के अंदर आपको वो सीरीज देखने को मिली थी, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पफन, तो वही क्या था, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा था। अब थर्ड स्टेटमेंट कह रखा है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि बोर ने कभी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में जिक्र नहीं किया था। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में जिक्र किया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो श्रोडिंगर ने दिया था। श्रोडिंगर ने बताया था किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरे पास में, इनकरेक्ट हो जाएगी। अब फोर्थ स्टेटमेंट देख लो, इट प्रेडिक्ट दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज NH डिवाइड बाई में 2 पाई। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है सही है। बोर ने बताया था कि जो हमारे पास में जो किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड वही ऑर्बिटल क्या होते हैं, अलाउड होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, NH डिवाइड बाई में 2 पाई होता है। मतलब ये है कि फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है सही है। तो इस चारों स्टेटमेंट में से जो ऑप्शन नंबर 3 वाली स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर भी कौन सा होगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, और ये वाला क्वेश्चन बोर मॉडल की एप्लीकेबिलिटी पर है। सवाल पूछ रहा है, बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन, मतलब ये है कि बोर मॉडल इनमें से किसको एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो मेरा बोर मॉडल होता है ना, बोर मॉडल मैंने आपको बताया भी था, इट ओनली एप्लीकेबल टू मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब ये है कि ऐसी स्पीसीज जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है उनको बोर मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब ऑप्शन रीड करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली। तो ये वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो मेरे पास में बोर मॉडल होता है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल होता है। ये बात क्या है मेरी, इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो बोर मॉडल होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे अगर मैं बोल दूं कि हीलियम प्लस को आप
बोर मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि हीलियम प्लस की अगर बात करते हो तो हीलियम के प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक होता है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और प्लस का मतलब ये है कि आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचे? एक। तो हीलियम प्लस क्या है? मेरा एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो मतलब मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो इसको अपन बोर मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इसमें तो कह रखा है सिर्फ आप हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये वाली बात क्या हो गई मेरी? इनकरेक्ट है। तो ये वाली बात क्या रहेगी मेरे पास में? इनकरेक्ट रहेगी। दूसरा कह रखा है स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। तो ये वाली बात क्या है मेरे पास में? सही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? तो सेकंड क्या रहेगी हमारे पास में? सही है। अब थर्ड देखो हमारे पास में क्या दे रखा है, इसने कह रखा था स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नहीं भाई, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा नहीं बताता है, ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा बताता है, जिसके अंदर क्या एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है हमारे पास में? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा नहीं बता पाएगा। ध्यान से समझो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखा है मतलब H2 की बात कर रहे हैं, और ऊपर क्या लिख रखा था हमारे पास में? हाइड्रोजन एटम, इसकी बात करें। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा ये नहीं बताता, ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा बताता है। आई बात समझ में? और फोर्थ क्या है? द सोलर स्पेक्ट्रम। तो सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में ये नहीं बताता। तो जो सही रहेगा ना हमारे पास में वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी के सही है कि बोर मॉडल किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऐसी स्पीसीज को जिसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन, उन सबको क्या कर देगा? ये एक्सप्लेन कर देगा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब वो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या रखा है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैन नॉट अप्लाइड टू। आपको यहाँ पे 4 एटम्स दे रखे हैं और आपसे पूछ रखा है इन चारों में से किस पर आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देख लो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था क्या। जैसे अपने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इन सब में सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है, बट इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने लूज कर दिया है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 0। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 2। इसी तरीके से जो लिथियम होता है, लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो जरा ध्यान से देखो कि मेरे पास में जो H प्लस था, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का तो कोई काम ही नहीं है। तो अगर आप इन चारों में से बात करोगे तो आप H प्लस पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। होप आपको ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आ गई। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? होमवर्क रहेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए क्या है? होमवर्क है। तो आप इसको सोल्व करना और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज की क्लास में इतना ही। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इस क्लास को शेयर कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।